नमस्कार मित्रों, स्वागत है स्टडी गैंगवे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे समास। ठीक है, समास का खेल खत्म करेंगे। किसी भी कंपटीशन में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी के प्रश्न आते हैं तो उसमें समास, अलंकार, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण, विचार, अशुद्धि, ध्वनिया, विलोम, पर्यायवाची, इस तरह के शब्द बिल्कुल ही आते हैं। तो अगर किसी भी एग्जाम में बैठना चाहते हैं या हिंदी विषय में आपको समास नहीं समझ में आता है तो आज के इस 15 मिनट का वीडियो देखकर आप निश्चित रूप से समास के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आज हम लोग 15 मिनट में समास के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ही छोटे तरीके से हम लोग समास के बारे में जानेंगे। समास का मतलब क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है। समास किन दो शब्दों से बना है? सम, धन, आस। ठीक है, सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है रखना। ठीक है, ठीक है, समास मतलब होता है पास रखना। ठीक है, यानी कि जो दूर दो जगहों की चीज है उसको एक जगह कलेक्ट करना होता है। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, संक्षेप। क्या होता है? समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, यानी कि संक्षिप्त में। ठीक है, अब समझिए समास होता क्या है परिभाषा के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। परिभाषा में हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। ठीक है, दो शब्द होते हैं, दो से अधिक भी कभी कभी होते हैं, तो उन सभी शब्दों को एक छोटा रूप में हम लोग एक शब्द बनाते हैं, उसको समास कहते हैं। ठीक है, समास का मतलब ही होता है संक्षेप में बोलना। कोई बड़ी कहानी है, कोई बड़ी चीज है, जैसे देश के लिए भक्ति। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? देशभक्त। ठीक है, रसोई के लिए घर, तो उसको क्या कहेंगे? रसोई घर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ठीक है, समास का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे पहले, उसके बाद से कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे संक्षेप में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे देखिए, देश के लिए भक्ति। ठीक है, इसको संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कह सकते हैं? देशभक्त। ठीक है, क्या कहेंगे? देशभक्त। ठीक है, यहीं आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर, इसको क्या कह सकते हैं हम? रसोई घर। क्या कह सकते हैं? रसोई घर। ठीक है, कह सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक जो नया शब्द बनता है उसको हम लोग समास कहते हैं, यानी कि संक्षेप में जो शब्द बनता है उसको, यानी कि छोटे रूप में बोलने को समास कहते हैं। रसोई के लिए घर यानी कि रसोई घर, यानी कि छोटा रूप दे देते हैं। कोई बड़ा शब्द होता है उसको हम लोग छोटे शब्दों में बना देते हैं। ठीक है, समास में दो पद होते हैं। ठीक है, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। ठीक है, समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। ठीक है, एक पूर्व पद और एक दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक है, दो पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं। ठीक है, एक नया पद बनाते हैं। दो शब्द रहेंगे, दो सार्थक शब्द रहेंगे और उन दोनों सार्थकों शब्द से एक नया शब्द बनकर आएगा, उसको हम लोग समास कहते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है राजा का पुत्र। ठीक है, तो इससे एक नया शब्द क्या बना? राजपुत्र। ठीक है, ये क्या बन गया? राजपुत्र। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये समास बन गया। अब यहाँ पे देखिए,
पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। पहले परिभाषा देखते हैं, समास की परिभाषा देखेंगे, ठीक है। समास की परिभाषा, समास की परिभाषा में क्या होगा, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पे क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ है, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग समास कहते हैं, ठीक है। दो शब्द रहेंगे और इसमें पद कितने होते हैं, दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। जैसे मान लीजिए कि ये राजपुत्र हो गया, तो राजपुत्र में राज जो है पूर्व पद हो गया, ये पुत्र जो है उत्तर पद हो गया, ठीक है। पूर्व पद ये हो गया, ये उत्तर पद हो गया। तो यहाँ पे तीन चार चीजें क्लियर हो रही है कि दो शब्दों के मेल से, यानी कि लंबा कोई सेंटेंस हो उसको संक्षिप्त में करना, समास मतलब संक्षेप में करना, दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना, ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकले, और जो दो शब्द होंगे वो भी सार्थक होंगे, उनके भी अर्थ है। जैसे राज मतलब राजकाज या राजा, इसको तोड़ेंगे तो राजा का पुत्र हो जाएगा, पुत्र मतलब पुत्र, यानी कि इसका कोई अर्थ निकल रहा है, निरर्थक नहीं है। यहीं पे जब हम संधि की बात करते हैं तो संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसको संधि कहते हैं। और यहाँ पे दो शब्दों के मेल से जो शब्द नया शब्द बनते हैं उसको समास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ गए, समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, ठीक है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, ठीक है। यानी कि बड़ी लाइन को, बड़ी शब्दों को एक शब्द में बोलना, संक्षेप में बोलना समास कहलाता है। ये एकदम से समझने के लिए है कि मतलब संक्षेप में कर देना, ठीक है। तो समास मतलब संक्षेप में करना, दो पद होते हैं, और जैसा कि मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। चलिए, समास का परिभाषा हो गया, समास का अर्थ हो गया, समास किसे कहते हैं ये भी समझ गए। अब समास कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो समास के प्रकार, यहां पे समास के 6 प्रकार हैं। ठीक है जी, समास के कितने प्रकार हैं, 6। अक्सर एग्जाम में आता है समास के कितने प्रकार होते हैं, 6, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप बताएंगे 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से समास होते हैं देख लेते हैं, यहां देखते हैं कौन कौन से समास होता है। तो पहला होता है अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका द्विगु समास। पांचवा हो जाएगा द्वंद्व समास, और छठवा हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो यहाँ पे समास के प्रकार मिल गए। समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
सबसे पहले समझते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होता है? ठीक है, अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है कि जिस समास में, ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग हो, ठीक है, यानी कि पहला जो शब्द हो, पूर्व शब्द हो, वो क्या हो? उपसर्ग हो। ठीक है, तो जिस समास में, यहां पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो, उपसर्ग हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सॉरी ये कहां से क्वेश्चन मार्क आ रहा है? ठीक है, जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, जैसे यथा, ठीक है, प्रति, ठीक है, उसके बाद से भर, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं कि इसका उदाहरण, जैसे ये जो है ये उपसर्ग है, ठीक है, यथा तो यथाशक्ति, प्रतिदिन, भर पेट, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल यहां पे देख सकते हैं। यहां पे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, ठीक है, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन यानी कि रोज दिन, ठीक है, रोज दिन मतलब रोज रोज, ठीक है। और यहाँ पे भर पेट यानी कि पेट भर के, ठीक है। एक उदाहरण में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे, ये भी होता है धीरे धीरे, रातों रात, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे ये भी है प्रत्येक, ठीक है, यहां पे प्रत्येक जो कि एक संधि है, जड़ संधि में आता है, तो यानी कि सारा, ठीक है। उसी प्रकार से ये आपका यथाशक्ति हो गया, प्रतिदिन हो गया, भर पेट हो गया, धीरे धीरे, रातों रात, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे पहला जो शब्द है, पूर्व जो पद है, पूर्व जो शब्द है, वो क्या है? उपसर्ग है, ठीक है, क्या है? उपसर्ग है। तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। इस तरह के देखने को मिले तो आप लोग अव्ययी भाव समास कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए एक उदाहरण अब हम लोग देखेंगे दूसरे समास का। दूसरा समास क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें जो हमारे कारक हैं, जैसे का, के, से, में, ठीक है, इस तरह के शब्द बीच में आते हैं, ठीक है। इस तरह के शब्दों का विग्रह किया जाता है, ठीक है, तो वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, यहां पे जैसे देखते हैं आगे आपका राजपुत्र, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र देखने को मिल रहा है, ठीक है, राजपुत्र हो गया। उसके बाद से आपका हो गया
राजधर्म, ठीक है, राजा का धर्म, देशद्रोह हो गया, ठीक है, देश का द्रोही, ठीक है। तो इस तरह के जब शब्द आते हैं जिसमें का लोप होता है, से का लोप होता है, में का लोप होता है, के का लोप होता है, तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है, तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है? इसमें पूर्व पद उत्तर पद का विशेषता बताता है, ठीक है ना। क्या करता है? विशेषता बताता है, ठीक है। पूर्व पद उत्तर पद का विशेषता बताता है, जिसमें दूसरा जो पद होता है उसका पहला जो पद होता है वो विशेषता बताता है, यानी कि पूर्व पद उत्तर पद का विशेषता बताता है। जैसे नील कमल, ठीक है, नीला हो जो कमल, ठीक है। यहां पे क्या कर रहा है? कमल जो नीला हो, कैसे है? नीला, ठीक है। काली गाय, काली गाय, ठीक है, गाय जो काली है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जो दूसरा पद है उसकी विशेषता दिखाई जा रही है, ठीक है। महापुरुष, ठीक है, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है। तो क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे पुरुष की विशेषता प्रकट हो रही है, ठीक है, कि कैसा है? महान है। गाय कैसी है? काली है। कमल कैसा है? नीला है, ठीक है। तो ये विशेषता दिखाई जा रही है, क्या हो रहा है? विशेषता दिखाई जा रही है, ठीक है। यहां पे जैसे कर सकते हैं, काली है जो गाय, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कर्मधारय समास, ठीक है। ये हो गया कर्मधारय समास, जिसमें दूसरे पद का पहला पद जो है विशेषता प्रकट करता है, विशेषता बताता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्या है? कौन सा समास है? द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। अब द्विगु समास में होता क्या है भाई? तो द्विगु मतलब होता है दो। दो किस चीज का बोध कराता है? संख्या का बोध कराते हो। तो जिस समास में पहला पद जो है संख्या का बोध कराए, ठीक है, पूर्व पद में संख्या का बोध हो, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं, जिस समास में, जिस समास के पूर्व पद में संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। ओके, समझ गए? जिसमें पहला पद जो है वो क्या होगा? संख्यावाची होगा। जैसे चौराहा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल में आपका हो गया चौराहा। यहां पे क्या हो रहा है? चौ यानी कि चार को दिखा रहा है, चौराहा, ठीक है, चार। यहां पे जो द्विगु समास होता है
इसमें संख्या का तो बोध होता है, कभी कभी बहुव्रीहि में भी संख्या का बोध होता है, लेकिन वहां पे बहुव्रीहि में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों का जो होता है उसका अर्थ वो तीसरा जो पद होता है वो ले लेता है, यानी कि दोनों पदों का अर्थ जो होता है वो तीसरा ही अर्थ होता है, उस दोनों में से कोई नहीं होता है। लेकिन इसमें जो शब्द बनते हैं, चौराहा का मतलब चौराहा ही होता है, त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं वाला, ठीक है, त्रिभुज। ठीक उसी प्रकार से आपका हो जाएगा त्रिभुज के बाद से पंचवटी, ठीक है, पंचवटी। तो ये क्या है, यहाँ पे चौ चार का बोध करा रहा है, त्रि तीन का बोध करा रहा है, पंच पंच पांच का बोध करा रहा है, लेकिन इनका अर्थ एक ही है, ठीक है। तो इस तरह के तरीके से जो द्विगु समास होता है उसमें पहला जो पद होता है, पूर्व पद होता है, वो संख्यावाची होता है, संख्या का बोध कराता है, और उसका अर्थ जो होता है केवल एक ही होता है, ठीक है। चौराहा का मतलब चौराहा, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन ये एक ही शब्द का अर्थ दिखाता है, ठीक है। लेकिन जहां पे हम लोग बहुव्रीहि की बात करेंगे, फिर से देखेंगे आगे, तो वहां पे कुछ अलग ही होगा। उससे पहले हम लोग दूसरा जो पांचवा समास है द्वंद्व समास, उसको देखेंगे, द्वंद्व समास, ठीक है। तो द्वंद्व समास में क्या है भाई, आपका जो द्वंद्व समास है इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है दो शब्द होते हैं, ठीक है, और दोनों का शब्दों का अलग अलग अर्थ भी होता है, ठीक है। पूर्व पद का भी अर्थ अलग है और उत्तर पद का भी अर्थ अलग है, और ये दोनों जो शब्द होते हैं इनके बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। और जो दोनों शब्द होते हैं एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। दो विलोम शब्दों का प्रयोग एक साथ योजक चिन्ह के साथ, ठीक है। दो विलोम शब्दों का प्रयोग एक साथ योजक चिन्ह के साथ किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। यहां पे देख रहे हैं कि द्वंद्व मतलब दोहरा, यानी कि द्वंद्व मतलब दोनों में एक दूसरे की द्वंद्वता पैदा हो, ठीक है, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे में माता पिता, ठीक है, पाप पुण्य, ठीक है, रात दिन, ऊपर नीचे, इस तरह का योजक चिन्ह का प्रयोग जैसे देख रहे हैं, सुख दुख, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें एक दूसरे के विपरीत शब्दों का प्रयोग हो रहा है, दो शब्द है, दोनों का अर्थ भी अलग अलग है, माता और पिता दोनों का अलग अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसमें योजक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन एक साथ ही हम लोग इस शब्दों का प्रयोग करते हैं, माता पिता, सुख दुख, रात दिन, ऊपर नीचे, पाप पुण्य। तो ये क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है। तो जहां भी योजक चिन्ह ये ऐसा चिन्ह दिखे, ऐसा चिन्ह दिखे, तो आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि बहुत ही आसान है, इसमें बहुत कुछ नहीं समझना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग एकदम समास को 15 मिनट 10-20 मिनट में समझ जाएंगे। अब अगला जो है आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। कौन सा, बहुव्रीहि समास, इसको हम लोग देखेंगे। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पदों के योग से, ठीक है, तीसरे
ठीक है। दोनों पदों के योग से तीसरे शब्द का बनना बहुव्रीहि समास कहलाता है। मैंने अपने शब्दों में लिखा है, यानी कि दोनों पद, पूर्व पद उत्तर पद, दो पद मिलेंगे और उसका जो अर्थ होगा वो तीसरे अर्थ में होगा। उस दोनों में से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तीसरा जो है उसका अर्थ ग्रहण कर लेगा, तीसरा। ठीक है। एग्जाम्पल जैसा हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा जैसे दशानन। ठीक है। दशानन का मतलब क्या होता है? दशानन यानी कि 10 और आनन मतलब जो हमारा होता है सिर। ठीक है। तो 10 सिर वाला कौन है? रावण। कौन है? रावण। यहाँ पे न 10 ग्रहण कर रहा है न अन ग्रहण कर रहा है, आनंद ग्रहण कर रहा है, मतलब दोनों का अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ पे तीसरा अर्थ रावण निकल रहा है। ठीक है। एक शब्द है लंबोदर। ठीक है। यानी लंबा है जिसका उदर। ठीक है। जिसका उदर यानी कि पेट, जिसका पेट लंबा हो उसको क्या कहते हैं? गणेश। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ना उदर का शब्द निकल रहा है ना लंबा का सब अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? गणेश। यहाँ पे दशानन हो गया, चक्रपाणी। ठीक है। चक्र प्राणी यानी कि चक्र को ग्रहण करने वाला विष्णु हो गया। ठीक है। वहीं पे पंचानन हो गया, यानी कि जिसके 5 मुख होते हैं, तो शिव हो गए या हनुमान जी हो गए। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे 10 संख्या का बोध करा रहा है, जैसा कि आपके द्विगु में करा रहा था। ठीक है। लेकिन वहां पे एक ही शब्द निकल रहे थे, एक ही अर्थ निकल रहे थे, और यहाँ पे दोनों शब्दों के मेल से कोई अन्य अर्थ निकल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा बोध कराता है, जो शब्द होता है तीसरे व्यक्ति का बोध कराता है। तो लंबा है जिसका उदर यानी कि लंबा उदर वाला गणेश, चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाला विष्णु, पंचानन 5 मुखों वाला शिव, दशानन 10 मूड़ी वाला उसको रावण कहते हैं। ठीक है। तो बहुव्रीहि समास में ये दो शब्दों से पूर्व पद उत्तर पद दोनों से मिलकर कोई तीसरा पद उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जाते जाते हम लोग एक बार फिर से 6 समासों का एक एक दो उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है। जैसे यथाशक्ति, इसमें पहला शब्द उपसर्ग होता है। ठीक है। पूर्व पद, प्रतिदिन, भर पेट। ठीक है। यहाँ पे दिनों दिन या धीरे धीरे ऐसे भी होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? यहाँ पे राजपुत्र, देशभक्त, देशद्रोही, राजधर्म। ठीक है। हाँ। उसके बाद कर्मधारय में, जिसमें दूसरे शब्द की विशेषता प्रकट हो, नीलकमल, काली मिर्च। ठीक है। महापुरुष। ठीक। द्विगु में क्या होता है? द्विगु में आपका जो है संख्यावाची शब्द का प्रयोग होता है, त्रिभुज, चौराहा, पंचवटी। ठीक है।
द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में आपका हो जाएगा माता पिता, पाप पुण्य, रात दिन, सुख दुख, ठीक है, सुख दुख, इस तरह से आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और बहुव्रीहि में क्या होगा? पंचानन, लंबोदर, ठीक है, उसके बाद दशानन, चक्रपाणी। तो यहाँ पे आपके 6 समास का कुछ उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। तो ये था आपका समास। समास में बहुत सारी चीजें समझने वाली नहीं है, 2-3 चीजें समझ लेंगे, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समास निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। अगर कुछ समझ में ना आए, समास में कोई शब्द है अगर समझ में नहीं आता है कि कौन सा समास है, कमेंट जरूर कीजिएगा। उसमें आप पूछ सकते हैं कि ये शब्द है और ये किस समास का शब्द है, ठीक है। तो मैं जरूर आप सभी को बताऊंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये समास जो है एक बार अच्छे से समझ जाएंगे, इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। मैंने अपने तरीके से समझा दिया है, आप 1-2 बार इसको देख लेंगे, अच्छे से बैठा लेंगे, लिख लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको समास जीवन में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।